class 9th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करेंगे आपके 9th का चैप्टर 4 के टॉपिक जो है थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड और बोर मॉडल। ये तीनों मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी। द मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एवरी थिंग इज कंपोज ऑफ एटम विच इज इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आइडेंटिकल। मतलब कहने का मतलब ये था, सिंपली अगर देखा जाए तो हर एक एटम क्या है, अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिकल है। मतलब कि अगर एक एटम है, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। लाइक कार्बन है तो कार्बन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, और एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अपनी एक आइडेंटिटी के साथ रहता है। जैसे कि आप आयरन का एटम ले लो तो आयरन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, गोल्ड का एटम लो, गोल्ड का एलिमेंट लो, गोल्ड का एटम लो तो गोल्ड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हर एटम क्या है, अपने आप में आइडेंटिकल है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना ही क्रिएट किया जा सकता, मतलब उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हम एटम को। तो देखिए, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ कॉल्ड एटम्स। ठीक है, हर मैटर के अंदर क्या होता है, एटम होता है। मैटर मिलके ही बनता है एटम से, ये बात तो आप बिल्कुल याद ही कर लो, आप समझ लो। एटम्स आर द सेम एलिमेंट एंड सिमिलर शेप मास बट डिफरेंट एटम्स अदर एलिमेंट। अगर मान लो, अगर एक एटम है, अगर एटम आपका कार्बन का है, तो जो एलिमेंट अगर आपका कार्बन का, तो कार्बन के जो एटम होंगे वो सब के सब एक ही जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, जो कार्बन है उसमें, कार्बन में जितने एटम है वो कार्बन की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जो वही हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, उसमें जो एटम होंगे वो अपने ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेंगे। इस तरीके से जो आयरन में एटम है वो आयरन की तरह बिहेव करेंगे। तो ये बताया एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन थ्योरम की ये सारी बातें हैं। पहला पॉइंट आप याद रखो, ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ कॉल्ड एटम। मतलब हर मैटर के अंदर क्या होता है, एटम होता है। डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लाइक कार्बन के एटम्स अपनी तरह बिहेव करेंगे, कार्बन की तरह सारे एटम बिहेव करेंगे, और वहीं पे आयरन का एटम जो है वो आयरन की तरह बिहेव करेंगे। एटम कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम का आप ना ही बना सकते हो ना ही उसका विनाश कर सकते हो। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे बी कंबाइन ईच अदर द फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्म अ कंपाउंड। अब एटम्स कंबाइन होते हैं तो किसी न किसी रेशियो में कंबाइन होता है। लाइक H2O जैसे बनाना, तो H2 के लिए आप क्या करोगे, H2O में 2 H होने चाहिए और एक ऑक्सीजन, तो एक फिक्स पोजीशन, एक फिक्स रेशियो होगा, तभी वो चीज़ आपको अचीव हो पाएगी। तो ये आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। उसके बाद देखिए थॉमसन मॉडल को डिस्कस करते हैं। देखिए, थॉमसन मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, जे थॉमसन थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिमिलर टू क्रिस्टमस पुडिंग एक मॉडल था, उसके द्वारा था। 1903 में इसको लाया गया था। ठीक है, अब देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट, बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब है, दिखाई दे रहा है। अब इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आप अगर देखो तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये देखो, ये रहा एक, और एक ये रहा। ठीक है, ये एक एनोड होता है, इसका नाम ए था, एनोड, और एक क्या था आपका, कैथोड। ये हो गया एनोड, और एक चीज़ आपके पास क्या थी, इसमें क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो अब जो ये एनोड और कैथोड है, इनको बहुत ज़्यादा पावर दी जाती है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज पे सप्लाई किए गए, मतलब कि हाई वोल्टेज समझ लो कि मतलब ज़्यादा करंट, ज़्यादा बिजली दिया गया इसमें। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, इन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। लाइक देखिए, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वॉज नो द कैथोड डेट द पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल सी बात है, जो आपका एनोड था इसमें पॉजिटिव चार्ज था और कैथोड क्या था, इसमें नेगेटिव चार्ज था। एटम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, an electron embedded its magnitude in a positive and negative charge in the same inside of atom is net charge inside atom is zero। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज था इनके एटम्स का वो क्या था, जीरो था। यानी कि एक चीज़ पॉजिटिव थी तो एक चीज़ क्या रही होगी, नेगेटिव भी रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हाई वोल्टेज तो सप्लाई किया ही था। अब अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट देख लेते हैं, सबसे मेन है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटम्स रिसेंबल एज अ स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज। एटम में क्या क्या होता है, एक स्फीयर होता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। ठीक है, ये जैसे पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, और इसमें
क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इतना तो कह दिया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं स्फीयर की तरह, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल मैग्नीट्यूड, देयरफॉर एटम हैज अ नो चार्ज। ठीक है, और एक और बात इन्होंने कह दी कि जितने ज्यादा आपके पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ज्यादा क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है एटम। इससे ये चीज उनको पता लग गई कि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए एटम क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतने ज़्यादा क्या है, नेगेटिव भी चार्ज है, तो इसीलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका। ठीक है, तो एटम का पॉजिटिव नेगेटिव, यही आपका जे जे थॉमसन मॉडल था। कुछ बातें बस याद रखना, इन्होंने लो प्रेशर पे इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर परफॉर्म किया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, कैथोड को इन्होंने एक तरह से पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव पे रखा था और एनोड को पॉजिटिव में रखा था। ठीक है, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि कुछ पार्टिकल इमिट हो रहे हैं। अब वो जो पार्टिकल इमिट हो रहे हैं उनके चार्ज जैसे अगर देखा जाए तो पूरा चार्ज तो न्यूट्रल था, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इमिट हो रहे थे। तो ये आपका जे जे थॉमसन मॉडल था। इन्होंने ये भी कहा था कि जो आपके जिस तरह से वाटरमेलन में आपके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, और सारा जो वाटरमेलन होता है उसमें धसे होते हैं, ठीक है, इंसर्ट होते हैं, उसी तरीके से इसमें नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं किसी भी एटम में वो इंसर्ट होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जे जे थॉमसन मॉडल था। उसके बाद से रदरफोर्ड मॉडल का बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो इसको आप कॉपी पे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड डिजाइन एक्सपेरिमेंट ही यूज अल्फा पार्टिकल, उन्होंने किसका यूज़ किया था, अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया था। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है डबल ऑफ हीलियम आयन, हीलियम होता है ना, सेकंड नंबर पे आता है आपका हाइड्रोजन का हीलियम, उसके चार्ज से 2 गुना ज़्यादा होता है। सिंस दे हैव अ मास 4 यूनिट, जिस अल्फा पार्टिकल का मास कितना था, 4 था। ठीक है, रदरफोर्ड नाम था उनका, इसीलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। अब इन्होंने एक गोल्डन फॉइल ली। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इन्होंने इन्होंने गोल्डन फॉइल ली, और जो गोल्डन फॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी। ठीक है, अबाउट 1000 एटम्स के इक्वली थी, इसीलिए इन्होंने गोल्डन फॉइल को चूज़ किया। इन्होंने गोल्डन फॉइल क्यों लिया, क्योंकि गोल्डन फॉइल क्या थी, बहुत ज़्यादा थिन थी, इसीलिए इन्होंने गोल्डन फॉइल को चूज़ किया करने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज एम एट अ थिन शीट ऑफ गोल्डन फॉइल। ठीक है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने पास कराया, और ये क्या थी, थिन शीट थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए, अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज एम्ड, क्यों लिया गया था, क्योंकि थिन थी। ये आप याद रखना, गोल्डन फॉइल क्यों ली थी, क्योंकि गोल्डन फॉइल बहुत ही ज्यादा थिन थी। उसके बाद से अ जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन सराउंडेड अ गोल्डन फॉइल एंड प्रोड्यूस अ फ्लैश लाइट एंड स्ट्रक बाय अल्फा पार्टिकल्स एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्सपोज द फोटोग्राफ फिल्म। अब देखिए, ये लाइन, ये बात समझना है, इन्होंने क्या किया कि गोल्डन फॉइल को यहाँ पे रख लिया, ठीक है, और एक जिंक फ्लोरोसेंट की क्या रखी, इन्होंने स्क्रीन रखी, और यहाँ से एक लाइट को पास कराया, और जब भी उन्होंने लाइट को पास कराया तो उन्होंने कुछ चीज़ों ऑब्जॉर्व करी। कुछ जो लाइटें थी, ऑब्जर्वेशन क्या थे अभी हम समझेंगे, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड कोटेड को स्क्रीन रखा, ये आपका जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये आपका जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है। ठीक है, और गोल्डन फॉइल यहाँ पे रखा था इन्होंने, वहाँ से पास करा रहे थे। ठीक है, और इसके कई देखो, आप यहाँ से समझ लो, यहाँ से पास हो रहा था आपका अल्फा पार्टिकल, यू पास हुआ, फिर उन्होंने वेव वगैरह के बारे में देखा, फिर यहाँ से जाके कुछ देखा, ऑब्जर्व करी शीट पे। ठीक है, जो गोल्डन फॉइल इन्होंने यूज़ किया था, उसके बाद से इन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, वो ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। ठीक है, बट बाय नथिंग फ्लैशेस अकर्ड, साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन एटम्स ऑफ गोल्डन फॉइल डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और कुछ पार्टिकल, बहुत सम, और कुछ पार्टिकल चले जा रहे हैं, जो पार्टिकल रे निकल रहे थे लाइट से। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। पहला क्या, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को चुना, ठीक है, उसके बाद से गोल्डन फॉइल चुना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थिन थी, पतली थी, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक लाइट को पास कराया, एक रे को पास कराया, ठीक है, और एक सामने एक फ्लोरोसेंट की स्क्रीन होती है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए इन्होंने यूज़ किया, ताकि ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है,
देन उसके बाद से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया, तो देखते हो क्या था। ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्ट, जितने सारे अल्फा पार्टिकल थे वो सारे के सारे क्या कर गए, पास कर गए, ठीक है। अब सम पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल थे कुछ एंगल पे मुड़ गए, लाइक 30 40 60 कुछ एंगल पे मुड़ गए, मतलब पास नहीं किया उन्होंने, ठीक है। जो गोल्डन फॉइल थी उसको पास नहीं कर पाए, डिफ्लेक्ट हो गए। आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स राउंड बैक, जितने उन्होंने पास करा उसमें से लगभग 12,000 12,000 कम से कम क्या हो गए, बैक कर गए, पास नहीं हो पाए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, अब जितना ज़्यादा स्पेस होता है उसमें क्या था, एम्प्टी होता था, इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया। पॉजिटिवली एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, पॉजिटिवली चार्ज एटम क्या होते हैं, बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह को घेरते हैं। पॉजिटिव चार्ज जितने होते हैं एटम के अंदर वो बहुत छोटी जगह को घेरते हैं। उसके बाद ऑल चार्ज है द मास द गोल्ड एटम वेयर कंसनट्रेटेड वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड एटम, और जितने भी ज़्यादा आपके चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और मास ऑफ द गोल्डन एटम्स वेयर कंसनट्रेटेड एट द वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और जब गोल्डन जो होता है इसमें जो मास होता है, इस पॉइंट को आपको नहीं याद करना, ये कुछ रिलेवेंट नहीं है, ना यूजफुल है, तो बस आप इतना याद रखिए। ऑब्जर्वेशन कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल थे वो अल्फा पार्टिकल पास हो गए, ठीक है। उसके बाद से मतलब कि बाउंड्री नहीं, रुके नहीं, वो अपनी जो पाथ था वो सीधा सीधा फॉलो करते रहे। उसके बाद से कुछ ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल पे, और कुछ ऐसे थे जो दोबारा जिस एंगल पे गए थे उसी एंगल पे वापस आ गए। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की। देखिए अब जो इन्होंने निकाला, हमने जो पढ़ चुके इसके बारे में, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एटम, ज़्यादा से ज़्यादा जो एटम होता है उसके अंदर स्पेस क्या होता है, खाली ही होता है, ठीक है। जो एटम होता है उसका सारा मास क्या होता है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। एटम का सारा मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन किसके आसपास घूमते हैं, न्यूक्लियस के, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम्स एज अ नेट जीरो, और कोई इस पर चार्ज नहीं होता है एक तरह से देखा जाए तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, और सच में नहीं होता है। एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक है, दोनों ही इक्वल में होते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, आपका न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है एटम का, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आप बिल्कुल याद रखेंगे। एक तो पहला कि जितना भी स्पेस होता है एटम के अंदर वो क्या होता है, खाली ही होता है। एटम आर द सेंटर ऑफ द एटम्स इज स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इट्स मीन्स कि द जो भी आपका सेंटर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके हैवी चार्ज, और मतलब एक तरह से पूरा मास कंसंट्रेटेड कहाँ पे होता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, मतलब इट्स मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये आपका टॉपिक था रदरफोर्ड का। इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट गेट क्रेडिट टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने करी, बिल्कुल बताना है, किसने बताई, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली न्यूक्लियंस, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पता थोड़ी था, ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। इट फाउंड दैट ऑलमोस्ट एटम रेजिड्यू इन द न्यूक्लियस, इन्होंने पाया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एटम का मास है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन इन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के आसपास में ना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बट ये ड्रॉबैक था, ऐसा कुछ नहीं था। नील बोर ने इसको गलत साबित किया। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल कहते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर घूम रही है इसके आसपास तो वो क्या हो जानी चाहिए, घूमते घूमते एनर्जी लॉस करके वो चीज़ पूरे न्यूक्लियस के अंदर डिप कर जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, जाके गिर जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे घूमे जा रहे हो घूमे जा रहे हो घूमे जा रहे हो, एक टाइम तो आएगा थकोगे, थक के आप क्या हो जाएगी, सारी एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी, आप टायर्ड हो जाओगे। तो यहाँ पे आके वेस्ट, मतलब एनर्जी यहाँ पे आके खत्म होनी चाहिए थी, बट इसको कॉन्सेप्ट को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, बस उन्होंने ये कहा कि घूमती है, मगर ऐसा नहीं था। ड्यू टू लॉस ऑफ थ्रो रेडिएशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, वही मैंने बताया कि रेडिएट करता रहेगा और लास्ट में आके उसे गिरना चाहिए, तो इन्होंने ये नहीं बताया। मतलब मैक्सवेल 1-2 बातें इन्होंने गलत बताई, ड्रॉबैक था इनका, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक तो इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो कि गलत साबित हुआ। और एक इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, अगर लेकिन घूमता है तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए ना कि रेडिएट करते करते उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा और वो सीधा जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होगा।
और इन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये इनके ड्रॉबैक थे, लेकिन इनके बेनिफिट्स भी थे। न्यूक्लियस की खोज की क्रेडिट रदरफोर्ड को ही जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया, बहुत अच्छे से रदरफोर्ड को प्लीज़ तैयार करिएगा एग्जाम के लिए। उसका देखिए बोर मॉडल। बोर मॉडल की जो खोज थी, नील बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करी थी, उनके नाम पे ही रखा गया, उनका नाम नील बोर था। और 1913 मतलब 1913 में ये आई थी। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज बाय द एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर। अब एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉडल का स्ट्रक्चर होता है, इन्होंने उसके ऊपर काम किया। एंड द बोर मॉडल इज अ प्लेनेटरी मॉडल। ये कौन सा मॉडल है? प्लेनेटरी मॉडल, ठीक है। प्लेनेटरी मॉडल है इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंड स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस सिमिलर प्लैनेट ऑर्बिट सन। इन्होंने सिर्फ एक बात समझाई और बहुत मज़ेदार बात थी, जो न्यूक्लियस है ना वो अपनी जगह पे होता है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बिल्कुल मान लिया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो अपनी एक एनर्जी के साथ अपने कक्ष में हमेशा ही रिवॉल्व करता रहता है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास एक खुद की एनर्जी होती है। और इसी जो कक्ष होता है उससे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। KLMN सेल। ये रहा देखो, ये दे रखा है ना KLMN सेल जो दे रखे आपके, ठीक है। इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया, यही आपका क्या था? बोर मॉडल था, ठीक है। अब बोर मॉडल को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। नील्स बोर प्रपोज अ थ्योरी फॉर अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी दैट एनर्जी इज ट्रांसफर ओनली इन क्रेडिट वेल डिफाइंड एज क्वांटिटीज। इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस बट ओनली प्रिस्क्राइब्ड ऑर्बिट। इन्होंने ये कहा कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी है और वो उसी एनर्जी के सेल में घूमेगा जिसके साथ उसकी एनर्जी मैच करती है। लाइक एक सेल है आपका K, ठीक है। तो जो जिस एटम के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो K सेल के अंदर घूम सके तो वो K सेल के अंदर घूमेंगे। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे सेल में घूमेंगे। तो ज़्यादा है तो वो L में घूमेंगे और ज़्यादा तो M में घूमेंगे। लेकिन हम अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे, बस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे कि सन के आसपास अर्थ घूमती है, ठीक है, रिवॉल्व करती रहती है, 365 डेज कंप्लीट करती है ना एक रिवॉल्व को कंप्लीट करने में एक उसके बाद से उसी में उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है ना। जैसे सन के आसपास घूम रहा है अर्थ, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है, बट एक ऑर्बिट में, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्बिट में। इन्होंने पूरी बात कही। एंड जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर विद लो एनर्जी लाइट इज अ क्वांटम इमिटेड। लेकिन जब ये एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक एनर्जी इमिट करेंगे, वो किसकी फॉर्म में करेंगे? क्वांटम की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखिए फॉलोइंग पोस्टुलेट। इलेक्ट्रॉन अराउंड अ सेंटर लोकेटेड हैवी स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब इनके क्या क्या थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कुछ सर्टेनली लोकेटेड में, सेंट्रली लोकेटेड हैवली स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट। मतलब कि जो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो आपके किस में होंगे? न्यूक्लियस में होंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। वाइल रिवॉल्विंग इट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब जब वो ऑर्बिट में घूमेंगे तो किसी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। अब एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे तो बेसिकली वो टायर्ड नहीं होंगे, और टायर्ड नहीं होंगे तो वो डिप नहीं कर जाएंगे या फिर जाके एक तरह से इंसर्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियस में, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एंड द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। और इस सेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ठीक है। K को फर्स्ट एनर्जी लेवल कह सकते हो आप, L को सेकेंड एनर्जी लेवल कह सकते हो, तो उन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। KLM को हम N1 N2 N3 से भी दिखा सकते हैं। जो N1 होता है उससे हम K बोल सकते हैं, जो N2 होता है उसे हम L बोल सकते हैं। तो ये इन्होंने नंबर ऑफ सेल को N1 N2 N3 बताया। जो पहला हो गया वो 1 हो गया, दूसरा सेल है उसे N2 बोल दो, तीसरा सेल है उसे 3 बोल दो, उसे 4 बोल दो। तो इस तरीके से इन्होंने एनर्जी सेल को डिफाइन। बोर्स मॉडल फॉलोइंग द पोस्टुलेट, ये जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। देखिए इस तरीके से ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास किस तरह से घूमे जा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यही आपका क्या होता है? एक तरह से वैलेंस बैंड या फिर KLMN शेल। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके